पिछले दिनों एक टेलीविजन पे चर्चा थी कि अगली सरकार किसकी होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कहा हमारी होगी, कांग्रेस वाले बोले उनके प्रधान के हमारी होगी। फिर मेरे से पूछा कि अब की बार किसकी सरकार होगी। मैंने कहा कि चश्मा पहन के हाथी चलेगा, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। उस हाल में बुलाए गए तो अपने अपने समर्थक थे, पर मैं तो अकेला ही गया था और उस हाल में गड़गड़ाहट मेरी बात पे थी, जैसे आपने ताड़ियां पीटी। आगे से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा। मैंने कहा हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान मजदूर के लिए हरियाणा की विधानसभा से जिसने त्याग पत्र दे दिया वो अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तीसरी बात उन्होंने पूछी कि अब तो चुनाव हो लिया, पर आगे देश की प्रधानमंत्री कौन होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारा तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। और कांग्रेस वाले कहने लगे हमारा तो 28 दलों का गठबंधन है, एमपी जीत के आएंगे, वो फैसला करेंगे। तो मैंने कहा इस देश में कमेरे की बेटी और इस देश की दलितों की आवाज उठाने वाली इस देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती बनेगी। तो साथियों, मैं आज आपके बीच में साथियों इस बात के लिए विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कुशासन से लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। सबके साथ धोखा किया, देश की जनता से धोखा किया था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, परंतु पैसा तो एक भी नहीं आया था। और किसानों से कहा था किसानों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, एमएसपी का कानून बनेगा, 2022 में तुम्हारी आमदनी दुगनी होगी। किसानों ने सोचा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। किसानों को पता नहीं था कि कुछ और हैं इनके इरादे, इनके कहने की बात और है, करने की और हैं। साथियों, 3 काले कानून किसानों पे थोप दिए थे और किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर रोक करके 380 दिन तक बैठना पड़ा और 60 से 700 से ज्यादा जानें चली गई। किसानों की लाश दिल्ली से आई थी, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति कैसी बिगाड़ी। हरियाणा प्रदेश का एक मनहूस मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा प्रदेश में 3,17,000 करोड़ रुपए का कर्जा हम पे छोड़ के गया है। और इतना ही नहीं, मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जाने का मौका मिलता था। सरकार आपके द्वार लगते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कि मेरा खजाना लबालब भरा हुआ है, जो मांगोगे वो दूंगा। और मैं कई बार देखता था लोग सड़कें, गलियां, स्कूल, थाई, चौपाट, रिटेनिंग वाल, गऊ घाट जब उनसे मांगते थे तत्काल मंजूर हो जाते थे। और आज हरियाणा प्रदेश की कैसी स्थिति कर दी कि आज आपके सामने है कि आपके रक्षक ही बक्षक बन गए हैं। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज हरियाणा प्रदेश में स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, अगर अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में जलघर हैं तो जल बिन सुने हैं। आज बिजली घर में बिजली नहीं, बिजली गुल है और बिजली के बिल फुल हैं। किस प्रकार से परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसकी वजह से 1,80,000 से आमदनी जिसकी ज्यादा लिख दी उसकी पेंशन कट गई, राशन कार्ड कट गए, पीले कार्ड काट दिए गए। और इतना ही नहीं, शहर के भाइयों को तरसाया। किस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। प्रॉपर्टी आईडी में यासी कंपनी को 64 करोड़ रुपए गलत इंदराज करने के दे दिए गए, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले थे। कि प्लाट किसी का, दुकान किसी की, नाम किसी के कर दी।
और इतना ही नहीं साथियों, हरियाणा प्रदेश तो भाईचारे के नाम पे जाना जाता था, दुनिया में मिसाल थी। हम छत्तीस जात के भाई एक माला के मोती बन के रहते थे, दुख सुख हमारे साझे थे। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को जलाया गया, हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से 32 नौजवानों की जिंदगी गई थी, आपके सामने है। संत रामपाल का प्रकरण हुआ तो 6 मरे थे। डेरा प्रेमियों को पंचकूला में बुला करके गोलियों से भून दिया गया था, 42 लोग मरे थे। आखिर इस खून खराबे का जिम्मेवार कौन है? मैं इतना ही कहना चाहता था, जिनके सिर पे ताज है वक़्तदारे ताज जरा संभल के जवाब दे। कितने किए यतीम तेरे तख्तों ताज ने, पहले तो था अपनों की गुलामी का एक गम, नाकों चने चबा दिए अपनों के राज ने। ये अपनों का राज कैसा राज है जिसकी वजह से किसानों की जमीनें छीन ली जाती हैं? 70,000 एकड़ जमीन किसानों की कांग्रेस के राज में आपके यहां के रहे मुख्यमंत्री ने DLF, ओमैक्स से TDI, पार्श्वनाथ, सहारा जैसी कंपनियों को दे दी। और इसी प्रकार से कांग्रेस के राज में जो लोग ये कहते थे कि हम तो संविधान बचाते हैं, संविधान की धज्जियां उस टाइम उड़ी थी, इस देश में इमरजेंसी लगी थी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई जैसे नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे। लाखों नेता इस देश के जेलों में मीसा में बंद थे। और साथियों, किस प्रकार से धक्केशाही से नसबंदी कर दी गई थी और न्यायालय पे भी प्रहार हुए थे। वो कांग्रेस का राज हमें याद है, जिसके राज में बिजली, पानी और नौकरियां एक ही क्षेत्र को जाया करती थी। साथियों, ये हरियाणा प्रदेश आपका प्रदेश है, ये भारतवर्ष आपका प्रदेश देश है। और इस देश की आपकी कड़ी मेहनत से हमने रेलवे स्टेशन बनाए थे, हमने बंदरगाहें बनाई थी, हमने किस प्रकार से हवाई अड्डे बनाए थे, बीमा कंपनियां बनाई थी, सारी की सारी अडानी और अंबानी को दे दी। और जो कोई बेरोजगारी पे बोलता है, अगर कोई महंगाई और भ्रष्टाचार पे बोलता है, तो फिर ED, CBI उसके पीछे लगा दी जाती है, जेलों में भेज दिए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के नौजवानों, आप याद करो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में नौकरियां किस प्रकार से मिलती थी। और आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया है। हमारे वो बच्चे जो फूल से हमने पाल पलोस के बड़े करे थे, आज उनका हरियाणा प्रदेश की धरती से मोह भंग हो गया। डोंकी वीजा लेके 7 समुद्र पार जाकर के अमेरिका में, कनाडा में आज अपना पेट भरने के फिराक में हैं। हम पे तो एक फौज बची थी, ले दे करके फौज में हम जाया करते थे, वो भी ठेके पे दे दी। कह दिया अग्निवीर भर्ती होंगे, 4 साल के बाद घर आ जाएंगे, ना पेंशन होगी कि ना कैंटीन से सामान मिलेगा और ना ही किसी प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं, आपने भी सोचना होगा। कलैत विधानसभा के क्षेत्र से आए हुए भाइयों बहनों, आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, आपको निशान यहां पे हाथी मिले तो हाथी का बटन दबाना, अगर चश्मे का मिले तो चश्मे का बटन दबाना आपकी इसमें खुशहाली लेकर के आएगा। और मैं विशेष तौर से आज आप आए हो, जिस जोश खरोश के साथ आए, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन, अभिवादन और आपका धन्यवाद दिल की गहराइयों से करता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने इस किस्म के फैसले लिए जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हो गया। वायदा तो किया था 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। कांग्रेस के लंबे समय में जो इस देश में लूट करके पैसा विदेश के बैंकों में जमा कराया, वो वापिस लाएंगे और वापिस ला करके हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। नौजवान पीढ़ी के बच्चों के साथ वायदा किया तो और कहा था हर वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को देश में नौकरी और रोजगार देंगे। वायदा किया था माताओं और बहनों के साथ कि हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में गैस का कनेक्शन मुफ्त में देंगे, गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे।
किसान का वोट कैसे मिले उसको प्रभावित करने के लिए कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे, और ये भी कह दिया था कि 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। हैरानी की बात है, जो बातें कही थी उनमें से एक भी बात पूरी नहीं करी। उल्टा कैसे परेशान हो लोग, इसके लिए इस किस्म के कानून बनाए थे कि लोगों को 13 महीने तक कृषि के जब 3 काले कानून बनाए तो 13 महीने तक लगातार किसान को, अपने बच्चों को, अपने खेत को, घर को, परिवार को, सबको छोड़ करके कैसे तीनों काले कानून खत्म हो, उसके लिए 13 महीने आंदोलन चलाना पड़ा था। मैं उस आंदोलन का हिस्सा था, मैं जाता था, देखता था। 80-80 वर्ष के बुजुर्ग उस आंदोलन में बैठे थे। कोरोना की महामारी थी। मैं जब उन बुजुर्गों से मिलता था, उनसे बात करता था, उनके साथ जब छोटे छोटे 5-5, 7-7 वर्ष के बच्चे थे, मैंने जब उनसे कहा कि कोरोना की महामारी है, कहीं अगर ये कोरोना स्प्रेड कर गई, ज्यादा फैल गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप इन बच्चों को कम से कम घर भेजने का काम करें। बुजुर्ग कहने लगे कि कोरोना से तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे पता नहीं, अगर ये 3 काले कानून बना दिए तो जिस जमीन के हम मालिक है, इस जमीन से बेदखल हो जाएंगे, हमें अपने ही खेतों के अंदर मजदूर बनकर काम करने पे मजबूर होना पड़ जाएगा, हम जान दे देंगे लेकिन तब तक घर की वापसी नहीं करेंगे जब तक तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, एक समय ऐसा भी आ गया था जब मैं किसानों के बीच में हजारों साथियों को लेकर के टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचा, तो टीकरी के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चलाने वाले किसान नेता थे, उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि आज चौधरी देवीलाल अगर हमारे बीच में होते, कोई बड़ा फैसला करते जिससे किसान आंदोलन को ताकत मिलती, सरकार को मजबूर होना पड़ता। मैंने कहा मैं आपकी मंशा को समझता हूं, आप निश्चिंत रहें, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित है। जहां आपकी सोच है कि हम आपके साथ कोई बड़ा निर्णय लेकर के इस लड़ाई में आगे बढ़े, मैंने प्रेस के लोगों से बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक तीनों काले कानून या तो वापस हो जाएंगे, और 26 जनवरी को तीनों काले कानून अगर वापस नहीं हुए तो 27 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आकर के बैठ करके इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री से सब उम्मीद करते थे कोई बड़ा फैसला करेगा। बड़ा फैसला करने की बजाय किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ये कह करके किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया कि जो तिरंगा यात्रा लेकर के किसान दिल्ली में ट्रैक्टर पे बैठ करके आया, पहले दिल्ली के लोगों में भय पैदा करने के लिए कही गई बात, पहले ये कहा कि किसान ट्रैक्टर पे बैठ करके आएगा, दिल्ली को लूट करके लेकर के चला जाएगा। लेकिन जब दिल्ली के अंदर किसान ट्रैक्टर लेकर के गया तो दिल्ली के लोगों ने फूलमालाओं के साथ उस ट्रैक्टर यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह मिठाइयां बांटी, लंगर लगाए।
जब स्वागत के बारे में प्रधानमंत्री को पता चला तो शाम होते होते कैसे आंदोलन तोड़ा जाए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मीडिया में कहा गया कि लाल किले पे उग्रवादी आए, किसान के साथ बैठ करके खालिस्तानी आए और तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगे के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। इस तरह की अफवाह जब फैलाई गई, लोगों में इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता बन गई थी। ये डर और भय हो गया था कि आंदोलन टूट ना जाए, खत्म ना हो जाए। मुझे अनेक कांग्रेस के, भाजपा के नेताओं के फोन आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, आप ये गलती मत कर लेना, आंदोलन आज रात को समाप्त हो जाएगा। जो मुझे टेलीफोन कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हैं तो आप लोगों को भी मेरे साथ विधानसभा में चल करके अपना इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा देंगे तो किसान आंदोलन मजबूत हो जाएगा और किसान के ऊपर थोपे गए 3 काले कानून खत्म हो जाएंगे। साथियों, उनमें से किसी एक ने भी हिम्मत नहीं जुटाई और मैंने 27 तारीख को ट्रैक्टर पे बैठ करके विधानसभा में जाकर के विधायक के पद से इस्तीफा दे करके टिकरी के बॉर्डर पे चला गया। काले कानून बना करके परेशान किया, उसके साथ साथ देश के अंदर महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। हरियाणा प्रदेश को पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े घोटाले करके लूटने का काम किया। धान का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया, खाद्यान्न का घोटाला किया। कोरोना काल के अंदर सरकारी दवाइयों की खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपए डकार गए। पेपर लीक घोटाला करके हमारे नौजवानों को लूटने का काम किया। अनेक इस किस्म के फैसले लिए जिससे आम आदमी परेशान हुआ। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन किसी ना किसी जिले के अंदर किसी ना किसी व्यापारी को जाकर के धमकी दे करके उससे फिरौती ना मांगी जाती हो। अगर कोई व्यापारी इस बात का विरोध करे तो पुलिस के साये में बदमाश किस्म के लोग आते हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण है, वो आकर के सरेआम उनके प्रतिष्ठानों पे गोलियां चला करके, डरा करके, धमका करके पैसा लूट करके ले जाने का काम करते हैं। आज जहां महंगाई बढ़ी है, जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, जहां कानून व्यवस्था खत्म हुई है, वहीं साथियों उसके साथ साथ मेरे से पहले माजरा जी बता रहे थे कि किस तरह से नौजवान बच्चे रोजगार ना मिलने की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से अपनी जमीनें बेच बेच करके अपना घर बार परिवार छोड़ करके विदेश को पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ कैसे फिर भाजपा सत्ता में आए, इसके लिए साथियों आज अपने फैसले बदल रहे हैं, आज नए नए वायदे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के झूठे वायदे करने का काम करती है। आज हरियाणा प्रदेश के हालात इस किस्म के हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। वहीं साथियों 5-4 दिन और इंतजार करो, जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी भगदड़ मचेगी कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात का खबाव ले रहे हैं कि हमें बिना मांगे वोट मिले थे, हम आज भी बिना मांगे वोट लेकर के हरियाणा प्रदेश में सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। उस हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रेस के साथी जो बैठे हैं,
ये सब ये लिखने पे मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस में भगदड़ है, भाजपा को लोग सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है जो सत्ता की तरफ बढ़ने का काम कर रही है।